नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों क्लास 6 हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। इससे पहले के चैप्टर 1 और 2 आपने जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, उससे एक स्टेप आगे आते हुए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जहाँ पर पहला टॉपिक दिखा रहा है पुराने भवन का संरक्षण। इस एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि हमारे आसपास जो भी पुराने खंडहर हैं, या तो वो किले हैं या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग है, उसको तोड़ करके नया घर बनाना अच्छी बात है, या फिर उन घरों को संरक्षित करना बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बताया है कि जसपाल और हरप्रीत दो लड़के हैं जो कि अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक खंडहर घर की तारीफ़ कर रहे हैं, जिसे कि गली के बच्चे भूतिया घर कहा करते थे। तो उनमें से जो तारीफ़ कर रहे थे जो लोग, उनमें से एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने किसी लकड़ी के ऊपर इतनी अच्छी नक्काशी देखी है। तब दूसरी महिला ने कहा कि हम मंत्री जी को पत्र लिखकर हमें ये कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करें। तो जब ये बातें उन दोनों बच्चों ने सुनी, जसपाल और हरप्रीत ने, तो वो सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। तो जब बात हो रही है पुराने खंडहर की, पुराने बिल्डिंग की, तो आगे हम एक कहानी पढ़ेंगे, वो है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा के बारे में आपने सुना होगा। हड़प्पा जो कि भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में, यानी कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर, फिलहाल पाकिस्तान में जो कि काउंट होता है, वहाँ पर एक पुरानी सभ्यता का नाम है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। इसी तरह लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जब अंग्रेज़ों के समय पर, तो उस काम में कुछ इंजीनियर जुटे हुए थे। उन इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन इंजीनियर्स ने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल जाएंगी, और ये सोच करके उन्होंने उस खंडहर की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस वहाँ पर जो भी ईंटें लगी थी, उन ईंटों को, हज़ारों ईंटों को उखाड़ ले गए, और इससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। और इससे वो पूरी की पूरी, या फिर यह कहिए कि वहाँ पर बहुत सारी इमारतें थीं जो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले जो भारत के पुरातत्वविद थे, उन्होंने उस स्थल को दोबारा वहाँ पर जब खोजबीन की, तो उन्होंने इसको ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि वहाँ पर काफ़ी दिनों पहले एक सभ्यता हुआ करती थी। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में इस जगह के आसपास जो भी पुरास्थल मिले थे, या जो भी इमारतें मिली, जो भी चीज़ें मिली, उन सभी को, क्योंकि ये नगर पहले था जिसे हड़प्पा बोला जाता था, तो उन सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग आज से 4700 साल पहले हुआ था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ पर जो शहर या नगर हैं, उनका जो स्थापना है वो लगभग 4700 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता के कुछ एरिया दिखाता हूँ, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, उसके अलावा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में है। ये यहाँ पर देखिए इस मानचित्र में, अगर आप यहाँ से पश्चिम से देखना चाहेंगे तो ये है मोहनजोदड़ो, सुतकाको, ये सिंधु नदी यहाँ से आई है, सिंधु की ये 5 सहायक नदियाँ हैं। इसी बीच में है हड़प्पा। उसके अलावा राखीगढ़ी, कालीबंगा, गमरेवाला, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, सुरकोतड़ा और लोथल, ये कुछ मुख्य जगह बताई गई हैं, जो कि गुजरात और पाकिस्तान के एरिया, यहाँ पर पंजाब, इन सब एरिया में दिखाए गए हैं। बाकी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी जगह पर कुछ अनोखी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। अगर पूछा जाता है कि हड़प्पा एरिया में क्या विशेष चीज़ें मिली थी, तो आप इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं। अभी आपको मैं विस्तार से बताता हूँ कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहली बात तो थी, इन यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, तो इनमें से मैक्सिमम में क्या था कि मैक्सिमम जो नगर थे या शहर थे, उनको 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। और ख़ास करके शहर का जो पश्चिम भाग था वो छोटा हुआ करता था, लेकिन उसे ऊंचाई पर बनाते थे, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था, लेकिन वो निचले इलाके में था। कहने का मतलब है जो
छोटा एरिया था जो ऊंचाई पे बना था वो होता था शायद वीआईपी लोगों के लिए या फिर बड़े लोगों के लिए, शासक लोगों के लिए, और जो निचला हिस्सा जो कि बड़ा एरिया था वहाँ पर आम आदमी रहा करते थे। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। अगर कहीं पर यूज होता है नगर दुर्ग तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइए कि ऊंचाई वाला हिस्सा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियाँ हैं वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और उस समय की ईंटें इतनी अच्छी पकाई जाती थी या इतनी अच्छी बनाई जाती थी कि आज हज़ारों साल के बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई बहुत ही तरह से यानी कि इतनी मजबूती से करते थे कि ये दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के जो नगर दुर्ग हैं उनमें कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। जैसे कि आपने मोहनजोदाड़ो एक मूवी देखी होगी, तो मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार बनाया गया जहाँ पर कुछ अनुष्ठान हुआ करते थे। तो ये महान स्नानागार है, इसे बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें पानी की जो लीकेज है उसे रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो उस समय आज से इतने साल पहले इतने एडवांस तरीके से उस इमारत को बनाया गया था। और ये जो स्नानागार था, सरोवर था, उसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, और उसमें पानी भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ पर विशिष्ट नागरिक या विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यहाँ पर आपको मैं चित्र दिखाता हूँ, ये है विशाल स्नानागार। यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्नानागार है इसको लीकेज से बचाने के लिए प्लास्टर और चारकोल से किया गया है। दोनों तरफ से ये सीढ़ियाँ हैं, ये एक इस साइड से एक इस, चारों तरफ यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। ये उनको भरा और खाली किया जाता था जब उसका यूज किया जाता था। उसके अलावा कुछ जगह हैं जैसे कालीबंगा और लोथल। इन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ पर संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं जहाँ पर सामान को स्टोरेज करके रखा जाता होगा। हड़प्पा के जो नगर थे वहाँ पर भवन यानी कि घर, नाले और सड़कें बनाने का भी एक तरीका था। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, और घर के जो आंगन हैं उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और मैक्सिमम जो घर हैं उनमें एक अलग से स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ नगर हैं उनमें ढके हुए नाले थे, और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। यानी कि जैसे आजकल गलियां होती हैं, उसके दोनों तरफ घर होते हैं और बीच में जो गली के नीचे नाले होते हैं। हर एक नाली में हल्की ढलान होती थी जिससे कि पानी आसानी से बह सके, और अक्सर जो घरों की नालियाँ थी उनको सड़कों की जो मेन नालियाँ हैं उनसे जोड़ दिया जाता था, और बाद में जो बड़े नालों में मिल जाती थी नालियाँ, और नालों के ढके होने की वजह से इनमें जगह जगह पर जैसे आजकल गटर के मैन होल बनाए जाते हैं ऐसे मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण एकदम से योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था। अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा के एक नगर की खुदाई में मिला है कि ईंटों की चिनाई किस तरीके से हुई है। यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये जो एक गली है, ये दोनों तरफ दीवारें हैं, ये गली है, और यहाँ पर ये नाली दी हुई है, मेन नाली जा रही है गली के बीचों बीच से। हड़प्पा के लोगों के नगरीय जीवन की अगर बात करें तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, या फिर ये संभवतः यहाँ के शासक हुआ करते होंगे। और ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर, ये शासक जो भी हैं जो लोगों को भेज करके दूर दूर से धातु या बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे, शायद व्यापार के द्वारा। शायद जो शासक लोग हैं वो खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे। ये कैसे मालूम चला लिपिक होते थे? क्योंकि यहाँ पर मोहरें मिली हैं, और जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो अभी बची नहीं हैं, उनके साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में देखिए, एक कुआं का चित्र है, ये उस समय का एक कुआं है। तो इन मोहरों के अलावा, आभूषणों के अलावा, नगरों में जो शिल्पकार हैं वो स्त्री या पुरुष भी रहते थे, जो अपने घर या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं साथ में लाते थे, और साथ ही लाते थे दूर देशों के किस्से और कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे।
तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जो मोहर दी गई है, ये मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि हड़प्पा की एक मोहर, और इस मोहर के ऊपर के चिन्ह में एक खास लिपि में लिखे गए हैं, और उपमहाद्वीप में जो ये जो लेखन पाया गया है ये एक प्राचीनतम उदाहरण है। अभी तक विद्वानों ने इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इसका पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये कोई एक अलग लिपि में लिखा हुआ है। मोहनजोदाड़ो मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है कि वहाँ पर जो आम लोग या वहाँ पर जो भी शासक लोग हैं वो एक इस तरीके की यही सेम मोहर लेके अपने पास रखते थे, जो कि उनको दुर्ग एरिया में पास के रूप में एक काम आता था। और यहाँ पर ये कुछ जो हमें मिले हैं खुदाई में, कुछ खिलौने हैं छोटे छोटे पक्की मिट्टी के। इधर यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाई जा रहे हैं कुछ पत्थर के बाट। तो आप अगर इन्हें ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इन बाटों को कितने अच्छी तरीके से बनाया गया है उस समय, और इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद जो बहुमूल्य पत्थर या फिर जो बहुमूल्य धातुएं थी उन्हें तौलने के लिए बनाया गया होगा। उसके अलावा जैसे अगर आप यहाँ पर इन चित्रों में देखेंगे, ये जो चित्र हैं इनमें खास करके इस चित्र की बात करें तो इनमें से ये जो मनके बनाए गए हैं ये कार्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट के और तराश के ये मनके बनाए गए हैं। इनके बीच में छेद किया गया है क्योंकि यहाँ से धागा निकाल करके धागा पिरो के एक माला टाइप में बना सकते हैं। उसके अलावा ये जो धारदार पत्थर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, धारदार फलक हैं जिनके। और यहाँ पर एक जो चित्र है इसको आप देख सकते हैं, एक किसी विशेष व्यक्ति का ये शायद फ़ोटो बनाया गया है। तो इसे बनाने का क्या तरीका आप देख सकते हैं कि उस समय इसकी जो दाढ़ी है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। इसे जो कपड़े पहनाए गए हैं एकदम कढ़ाईदार हैं। तो कोई ना कोई एक विशेष उस समय विशेष लोग रहा करते होंगे जो स्पेशली इन्हीं कामों को किया करते होंगे, जैसे डिज़ाइन निकालना, मूर्तियाँ बनाना। तो किसी विशेष इंसान के द्वारा ही ये इतनी अच्छी मूर्ति बनाई जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पत्थर की मोहरें बनाते थे, और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब यहाँ पर बात की जा रही है मेहरगढ़ के बारे में। तो हो सकता है कि लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, मोहनजोदड़ो से एक अवशेष मिला है, वो कपड़ों के टुकड़ों का अवशेष है। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं जो कपड़े के टुकड़े, तो उसी से अंदाज़ा लगाया है। और पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी हुई तकलियाँ जो कि सूत कटाई का इनसे संकेत मिलता है। फेंस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि फेंस एक तरीके की अलग से मटेरियल होता है। तो इनमें से जो अधिकांश वस्तुएं हैं उनका निर्माण, जैसे मैंने आपको बताया था कि विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ किसे बोलते हैं? जो कि किसी खास चीज़ को बनाने के लिए ट्रेंड आदमी होता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। अब जैसे कि वो जो चित्र दिखाया था दाढ़ी वाले एक इंसान का या मूर्ति दिखाई थी, तो उसका चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। तो यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। अभी हम बात कर रहे थे खिलौने बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ था, फेंस। तो पत्थर और शंख जो कि प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं समुद्र से या तटों से, लेकिन जो फेंस है उसको आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या फिर स्फटिक पत्थर के जो एक चूर्ण होता है उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, और उसके बाद उन जो वस्तुएं हैं उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग अक्सर नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। तो फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो अब आपको मालूम चल गया जो खिलौने बनाए गए थे, खास करके जो ऐसे जो यहाँ पर फेंस यूज किया गया था। तो फेंस क्या है? बालू या फिर जो स्फटिक पत्थर हैं उनका जो चूर्ण होता है उसे गोंद में मिला करके जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, और उसके बाद उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है पॉलिश टाइप में। ठीक है, अभी बात करते हैं कच्चे माल की खोज उस समय कैसे होती थी। तो कच्चा माल होता क्या है? कच्चा माल उन पदार्थों को बोलते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या फिर धातुओं के जो अयस्क हैं वो तो हमें खदानों से प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, तो वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होने वाला कच्चा माल है। इनसे फिर कई तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं।
मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। तो किसान जो कपास तैयार करता है वो भी कच्चा माल है। इसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन अब जैसे कि हड़प्पा के लोगों को तांबा, लोहा, सोना, चांदी और जो बहुमूल्य पत्थर हैं, इन सभी चीज़ों को आयात करना पड़ता था दूर दूर से। बाकी जो दूसरी जो खेती से मिलने वाली चीज़ें वहाँ पर पैदा हुआ करती थी। अभी यहाँ पर आप देखिए एक जो खिलौना दिखाया गया है, ये क्या इंडिकेट करता है कि उस समय धीरे धीरे जो पहिए लगा करके गाड़ी को दिखाया गया है। इससे क्या मतलब है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात हो सकता है कि, क्योंकि उस समय चूँकि देश एक नहीं था, हो सकता है कि आज के राजस्थान से करते थे, क्योंकि राजस्थान में तांबा ज़्यादा मिलता था। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कांसा, जो कि कांसे को बनाने के लिए तांबा और टिन 2 धातुएं चाहिए होती हैं, तो जो टिन है उसका आयात ये लोग आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया करते होंगे। सोने का आयात आजकल जो कर्नाटक है वहाँ से किया करते होंगे। और जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं, मनके वगैरह, इनका आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ऐसी संभावनाएं मिली हैं। अभी जो ऊपर मैंने चित्र दिखाया, अगर उसको देख करके बोलते हैं तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, तो इन चित्रों को देख करके आप समझ सकते हैं। ऊपर जैसे पहिए वाली एक गाड़ी है, यहाँ पर एक ये बोट दिखाई गई है पानी पे चलती हुई, तो इसके द्वारा भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर कर सकते थे। ये एक मोहर है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते होंगे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से मालूम चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो गांव में जैसे आज के समय में होता है, गांव में किसान खेती करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे व्यापार होते होते वो शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विदेशों तक जाता है। तो उसी तरीके से उस समय भी यही सिस्टम चलता था। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। यहाँ पर एक हल दिखाया गया है जो कि खिलौने के रूप में बच्चे का खिलौना है। आजकल तो ये हल चलन में नहीं है, लेकिन उस समय ये हल एक चलन में होना एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो अभी नहीं बचे हैं क्योंकि ये लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं जो कि पक्की मिट्टी के हैं। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। हो सकता है कि पानी का स्टोरेज किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में यानी गर्मियों के महीने में जो मवेशियां हैं उनके झुंडों को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ये सब ऐसे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा और एरिया में खुदाई से, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने ये सब बातें बताई हैं। अभी अगर गुजरात के जो हड़प्पा कालीन नगर हैं उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए तो गुजरात में जो कच्छ एरिया है, तो कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे एक जगह है धौलावीरा। तो वो नगर भी एक पुराना नगर है, हड़प्पा सभ्यता का नगर है। ये बसा हुआ था। वहाँ साफ़ पानी मिलता था और ज़मीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर, मतलब मैक्सिमम हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में डिवाइड किए थे, दुर्ग और निचले भाग में। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। तो आप इस लाइन को याद रखिए। अगर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जो 3 भागों में बांटा था, तो वो था धौलावीरा गुजरात का। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े एंट्री गेट यानी कि प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला हुआ मैदान भी था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ पर कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो ये अभिलेख हो जाते हैं अगर पत्थरों में खुदा मिला है, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में फिट किया गया था। और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही अभिलेख लिखा करते थे। अब यहाँ पर एक बंदरगाह दिखाया गया है जो कि लोथल का बंदरगाह है। ये भी गुजरात का ही एक पुरास्थल है। तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है लोथल नगर।
ये ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल बड़ी आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या फिर गीली मिट्टी पर दबाने के लिए जिनकी छाप बनती है, मोहरबंदी, वो मिले हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए एक तालाब है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता होगा, उतारा जाता होगा। ये चित्र है। तो लोथल को आप याद रखेंगे किसके लिए? बंदरगाह या तालाब के लिए। और धोलावीरा को याद रखेंगे किसके लिए? 3 भागों में बांटने के लिए। लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः हो सकता है कि मनके बनाने का काम होता है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी वहाँ पर काफ़ी मिले हैं। तो उससे ये फिक्स श्योर होता है कि वहाँ पर मनके बनाए जाते होंगे। अभी जैसा कि ऊपर एक बात हुई थी मोहरबंदी या फिर मुद्रांकन या मुद्रा, ये सब क्या है? तो ये क्या था दोस्तों? मोहरों का प्रयोग। जैसे कि आज के समय में आप अगर पोस्ट ऑफिस में देखेंगे, कोई भी सामान को जब पैक करते हैं तो ऊपर लाख की एक मोहर लगा देते हैं और वो मोहर वहीं खोली जाती है जहाँ पर लास्ट पहुँचती है। उसी तरीके से मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या फिर थैलों को मार्क करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी, तब क्या लाख नहीं हुआ करती थी, तो गीली मिट्टी पोत करके उन पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को बोला जाता है मोहरबंदी। अगर यह छाप टूटी नहीं होती है तो उससे यह साबित हो जाता था कि यह सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा की पूरी इतनी बड़ी सभ्यता पूरी ज़मीन के अंदर कैसे दब गई है, फिर कैसे अंत हो गया इसका, तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक ही लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से जो कच्चे माल का आयात होता था वो बहुत कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़ों के ढेर जो बने हुए मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो भी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। लेकिन आखिर ऐसा सब क्यों हुआ इतने विकसित शहर में, विकसित नगरों में? तो इसका अभी तक कुछ ठोस प्रमाण नहीं है कि क्यों हुआ। कुछ विद्वान बोलते हैं कि नदियाँ सूख गई थी शायद इसलिए, या कुछ बोलते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था इसलिए, या फिर कुछ बोलते हैं कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, या जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और इसके लगभग 1400 साल के बाद नए नगरों का विकास हुआ, जो कि बताया जाता है 2500 ईस्वी पूर्व में गंगा नदी के किनारे पर जो सभ्यता विकसित हुई थी, जिन्हें हम आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अभी अगर अन्यत्र की बात करें, अन्यत्र कहने का मतलब होता है भारत देश के बाहर, तो बात हो रही है मिस्र की। मिस्र कहाँ पर है? अफ्रीका में है। एटलस में आप देखेंगे तो मिस्र से एक नदी निकली है, नील नदी। तो नील नदी के आसपास वाले अगर इलाके को छोड़ दें मिस्र में, तो बाकी का इलाका पूरा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजा और इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए। उन्हीं मकबरों को बोला जाता है आज पिरामिड। इस तरीके का आपने देखे होंगे। तो राजाओं के मरने पर उनके जो डेड बॉडी है उनको इन्हीं पिरामिडों में दफना करके सुरक्षित रखा जाता था। तो जो कुछ मटेरियल लगा करके उनको बॉडी को सुरक्षित रखते थे उसे बोलते हैं मम्मी। उनके शवों के साथ में कुछ और चीज़ें भी दफनाई जाती थी, जैसे कोई लोग खाने पीने की चीज़ों को, खाद्यान्न, पेय, वस्त्र या गहने या बर्तन या कोई बजाने वाले यंत्र, हथियार या फिर जानवर भी इनके साथ में दफनाए जाते थे। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ था कि बॉडी के साथ में उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। तो दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की अगर परंपरा देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो मिस्र में ही किया जाता था। ये जो चैप्टर आपने पढ़ा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में कुछ उपयोगी शब्दों का यूज हुआ है। नगर मीन्स जो कि बड़ी संख्या वाले शहर थे।
नगर दुर्ग आपने देखा जो ऊपर वाला एरिया हुआ करता था 2 भाग में। शासक मतलब राजा, लिपिक मतलब वहाँ पर जो क्लर्क वाले काम करते थे। मोहर मीन्स जो आपको एक मोहर दिखाई थी जिनमें एक अलग लिपि लिखी हुई थी। शिल्पकार जो घर बनाते हैं या कोई भी सामान बनाते हैं। धातु मीन्स मेटल, धातुएं मिलती हैं जो लोहा तांबा। विशेषज्ञ मीन्स कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं हर एक चीज़ के। कच्चा माल, हल और सिंचाई आपको मालूम है। पहला क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो आपने बताया था, मतलब मैंने बताया था आपको कि मोहनजोदड़ो में आपने देखा कि कपड़े के कुछ टुकड़े मिले थे, कुछ स्टील के बर्तनों में चिपके हुए मिले थे। उसके आधार पर उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। ठीक है आंसर। अभी इनको आप मैच कीजिए। तांबा की जो उस समय राजस्थान से आता था। सोना जो कि कर्नाटका से आता था। टिन जो कि अफ़गानिस्तान से भी कर सकते थे वो लोग। और बहुमूल्य पत्थर जो कि लोथल में हमें मिलते हैं गुजरात से। तो इन्हें आप मैच कर सकते हैं आराम से। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहली बात करें धातुओं की। धातुएं क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जगह हमें खुदाई में धातुएं मिली हैं। तो हो सकता है कि ये लोग बाहर से, बड़े बड़े देशों से या दूसरे देशों से धातुओं का आयात करते थे। उनकी काफ़ी वैल्यू थी। लोग अपने जैसे कि डेड बॉडी के साथ या फिर पहनने के लिए यूज किया करते थे। लेखन, क्योंकि बहुत सारी लिपियों में लिखा हुआ मिला है, कहीं कहीं उत्कीर्ण मिला है। पहिया, क्योंकि वहाँ पर एक जो हमने खिलौना देखा था, सामान को इधर से उधर ले जाने में हो सकता है वो यूज करते हों पहियों का भी। हल, सिंचाई के लिए यानी कि उस खेतीबाड़ी के लिए हल का यूज बहुत ज़्यादा था। बाकी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जैसे कि मेहरगढ़ के बारे में बताया था कि कपास की खेती वहाँ पर लगभग 7000 साल पहले शुरू हो गई थी। और जो नगर हैं इनका आरंभ लगभग 700 साल पहले शुरू हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हड़प्पा के नगरों का अंत है, उसकी शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी और उसके 1400 सालों के बाद अगली सभ्यता का विकसित हुआ था, यानी कि 2500 साल पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये था चैप्टर नंबर 3 जो आपने पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 1 और 2 भी आपको समझ में आए होंगे। ये चैप्टर था आरंभिक नगर। बहुत सारे एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ आपकी तरफ से सजेशन है अगर, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। अगले वीडियो को, अगले टॉपिक को यानी कि अगले चैप्टर को, अध्याय 4 को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।